0 और आप उसको अगर रिप्लेस कर दें 1 तो अभी आपने देखा वो लेफ्ट टू राइट कॉपी पेस्ट या उनको आपस में ज्वाइन करता है। तो यही सेम काम मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। आपके पास डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2 है। देखिए डेटा फ्रेम 1 ये है जिसके अंदर तमाम स्टूडेंट की डिटेल है, उनके आईडी नेम, फादर नेम, फीस, और डेटा फ्रेम 2 है जिसके अंदर उनके तमाम क्विज़ेस का डेटा है। मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। अच्छा अब देखिए बाय डिफॉल्ट जो ये ज्वाइन हुआ मैंने कहा एक्सेस 0 पे होता है, टॉप टू बॉटम होता है। अब टॉप टू बॉटम कॉपी पेस्ट करते वक्त आप एक चीज नोट करें, नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कॉलम है, यहाँ पे 5 कॉलम है। अच्छा फिर देखिए कॉलम के नाम यहाँ पे आईडी नेम, फादर नेम, कोर्स है और C1 है। यहाँ पे जो कॉलम के नाम है ABC। तो अगर कॉलम के नाम सेम होते तो ये बिल्कुल उसकी सीध में ही कॉपी पेस्ट करता है, यानी आईडी को आईडी में, नेम को नेम में, कोर्स को कोर्स में, फीस को फीस में, एंड फाइनली कोर्स आईडी और C1 को C सीक्वेंस में। लेकिन यहाँ पे कॉलम जो है वो बिल्कुल नए थे, तो इस वजह से इसने नए कॉलम बनाए। और क्योंकि आपने एक्सेस 0 बाय डिफॉल्ट कहा है तो रो वाइज, यानी इसके आगे तो पेस्ट करेगा नहीं क्योंकि इससे कोई मैच ही नहीं है, तो इससे आगे का जो डेटा है वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ये चीज समझ आ गई, एक्सेस 0। जी सर। ठीक है। अच्छा अब मैं यही सेम काम करता हूँ एक्सेस 1 के ऊपर। अच्छा अब जब एक्सेस 1 के ऊपर मैं करूंगा ना तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके इंडेक्स मैटर करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जब आप कॉन्केटिनेट करवाते हैं तो वो मर्ज होता है, लेकिन बेस्ड ऑन आपके इंडेक्स। तो 0 वाली जो रो है वो 0 के सामने आएगी, 4 वाली जो रो है वो बिल्कुल 4 के सामने आएगी। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम काम यहाँ करवा, सही है। तो ये जो एक्सेस आपस में दो डेटा फ्रेम उठा के, ये अलग अलग फाइल थी, एक जगह से आपने स्टूडेंट की डिटेल उठाई और एक जगह से स्टूडेंट के असाइनमेंट उठाए, उनको आपस में आपने जोड़ दिया। ये जो जोड़ा है, ये जोड़ने का काम क्या कहलाता है, कॉन्केटिनेट। अच्छा इसके अंदर भी कोई यानी सिर्फ इंडेक्स की बेस के ऊपर इसने जोड़ा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हमें बाज़ औक़ात CNIC की बेस पे, स्टूडेंट के रोल नंबर की बेस के ऊपर उनके असाइनमेंट्स के जो नंबर होते हैं वो आपस में जोड़ना पड़ता है। तो वो आगे हम देखेंगे कैसे होते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या काम कर रहे हैं, ये काम बहुत ही पुराना है जो आप पहले से करते हुए आ रहे हैं। पहली सीरीज निकाली ए, यानी पहले असाइनमेंट का, दूसरा असाइनमेंट, तीसरा असाइनमेंट, इन सब असाइनमेंट की अलग अलग एक सीरीज है और सेम सीक्वेंस के ऊपर जो सीरीज की इंडेक्स की वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि इसकी 0 इंडेक्स होगा, 1 इंडेक्स होगा, और तो 0 इंडेक्स की जितने भी यानी वैल्यूज हैं आपस में क्या हो रही है, सम। सम होने के बाद एक नया कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा टोटल, वहां पे ऐड हो जाएगी। फिर हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमने यहाँ पे कहा कि तमाम वैल्यू को सम करो, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स जो कि 500 है। 5 सब्जेक्ट थे या 5 असाइनमेंट थे, हर असाइनमेंट के जो मैक्स, ठीक है, ये सिंपल काम कर दिया। एक सिंपल मैंने फार्मूला फंक्शन बनाया है कि वो देखेगा कि इसमें जो भी वेरिएबल आए, मैंने p का नाम दिया है, कुछ भी हो सकता है, x नाम रखते हैं, तो जो भी एक वेरिएबल आए p, उस p को देखना 80 से ज्यादा तो a प्लस, तो ग्रेडिंग सिस्टम का हमने रूल लिख दिया इफ एल्स। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पहले टोटल का फंक्शन बनेगा, टोटल के ऊपर परसेंटेज निकलेगी। अब परसेंटेज क्योंकि बन चुका है नया कॉलम, अभी तक तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन जब ये कोड चलेगा ना एक एक करके, मैं एक एक करके चलाता हूँ ताकि आपको नजर भी आए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक एक करके चला के आपको दिखाऊंगा ताकि आपको नजर आए। तो ये देखें, सबसे पहले मैं इस कोड को जैसे ही चलाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉलम ऐड हो गया, किसका, टोटल का। अच्छा फिर मैंने इस कोड को दोबारा चलाया तो आप यहाँ पे एक और चीज नोट करें कि अब टोटल के साथ ये परसेंटेज भी यहाँ पे ऐड कर रहा है। अच्छा फिर जब परसेंटेज भी आपने चला दिया एंड फाइनली आपने एक ग्रेड का फंक्शन बनाया, और ग्रेड का फंक्शन बनाने के बाद उसको आपने परसेंटेज पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप ये चीज नोट करें कि ग्रेड भी यहाँ पे फाइनल आ गया। ठीक है। तो आपने अलग अलग टोटल, परसेंटेज, ग्रेड सिस्टम निकाला, तो पूरा जो आपने ज्वाइनिंग वगैरह लगा के एक कंप्लीट रिजल्ट यहाँ पे कंपाइल कर दिया। ठीक है। इसमें किसी को कोई मुश्किल दोस्तों? जी दोस्तों, यहाँ तक इस कोड में किसी को कोई परेशानी? नो सर। हैंड रेस किया हुआ है, मसूद कुछ नाम आ रहा है। ओके नो सर। किसी ने हैंड रेस किया हुआ, वो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मसूद अहमद, सॉरी, मसूद अहमद आपने हैंड रेस किया हुआ है। नहीं सर, मेरे ख्याल में वो गलती से हो गया शायद, सॉरी। मैंने वो पहले किया था, वो लो करना भूल गया। ठीक है। हाँ, वो पहले का ही शायद। ओके नो शो। अच्छा अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम जा रहे हैं, हम डेटा को करेंगे सॉर्ट।
सॉर्ट का मतलब क्या है सीक्वेंस में। अच्छा, अब ये जो सॉर्ट होता है ना, सॉर्ट में इंडेक्स की मदद से कर सकता हूँ। इंडेक्स क्या है, रो की जो लेबलिंग है वो भी इंडेक्स है, कॉलम की जो यानी लेबलिंग है वो भी क्या इंडेक्स है, ये चीज अभी हमने पढ़ी है। तो कॉलम्स को यानी डिफॉल्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको हम कॉलम्स कहते हैं, और यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, रो के इंडेक्स को हम इंडेक्स ही कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो डेटा को सॉर्ट करेंगे दो तरीके से कर सकते हैं, उनके लेबल्स की मदद से या किसी पर्टिकुलर कॉलम्स की जो वैल्यू है उसकी मदद से। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 0 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर में हुई है रो के मुताबिक, मैं कहता हूँ 5 3 2 1 0, ये इस तरह रो प्रिंट हो, तो यानी इनकी सीक्वेंस टॉप टू बॉटम कर दूं, बॉटम टू टॉप कर दूं, तो अब क्या होगा, सीक्वेंस चेंज हो रही है डेटा की। तो जब सीक्वेंस डेटा की चेंज हो रही है और ये इंडेक्स लेफ्ट साइड वाले जो बोल्ड है इनकी मदद से हो, तो ये आपकी इंडेक्स की मदद से होगी। इंडेक्स इसका बाय डिफॉल्ट हमने पढ़ा है कि टॉप टू बॉटम की जब भी बात होगी तो टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है, एक्सिस क्या होना चाहिए दोस्तों जी, रो वाइज अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो इसका एक्सिस क्या होना चाहिए, 0। 0। हाँ बिल्कुल जीरो, बाय डिफॉल्ट जीरो होता है, ठीक है। और इसी तरह कॉलम वाइज में इसको सॉर्ट करता है। आप कंसीडर करें भी कॉलम्स के नाम ए बी आई डी नेम फादर नेम है ना, अल्फाबेटिकली अगर मैं देखूं तो सबसे पहले क्या आ रहा होगा, ए से कोई नाम आ रहा है, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, फिर एफ आएगा, ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा एफ, ठीक है। और फिर इसी तरह ये तमाम की यानी सीक्वेंस देगा। तो कॉलम्स की जो सीक्वेंस है जो अभी शो हो रही है आईडी नेम, मैं कह रहा हूँ नहीं यार, कॉलम भी जो शो होंगे वो सॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो मुझे अगर कॉलम वाइज उसको यानी सॉर्ट करना हो, और क्योंकि ये इंडेक्स है तो क्या करूंगा मैं, एक्सेस क्या पास करेंगे, 1। 1, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो एक्सेस 0 एंड 1 आपको अच्छी तरह पता है। ओके, तो मैं इंडेक्स की मदद से सॉर्ट कर सकता हूं और उसकी वैल्यू की मदद से डेटा को सॉर्ट कर सकता हूं। अच्छा, अब ये बहुत आसान, ये आपके यानी एक टेम्पलेट मैंने ब्लूप्रिंट बना दिया, आप इसको कोड को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा काम क्या होगा। डेटा फ्रेम का नाम सॉर्ट इंडेक्स, आप सिंपल बताएं। तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस होता है सॉर्ट इंडेक्स आप करेंगे वो क्या है, 0 1 2 3 0। यानी टॉप टू बॉटम असेंडिंग ऑर्डर में करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट ही 0 1 2 3 आपका इंडेक्स सॉर्ट होता है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम अगर इंडेक्स एक्सिस जो है उसको हम कहते हैं असेंडिंग फॉल्स, तो बाय डिफॉल्ट जो असेंडिंग होता है ट्रू, और ये एक्सिस तो जीरो ही है। तो मैंने सिर्फ असेंडिंग फॉल्स किया है, तो इसका मतलब है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाए। असेंडिंग ट्रू है तो वो असेंडिंग है, असेंडिंग फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है, वो डिसेंडिंग, ठीक है। तो वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। फिर इसी तरह आप कहते हैं एक्सिस 1 ये कॉलम वाइज करेगा, एक्सिस 1 डिसेंडिंग फॉल्स के साथ करेंगे तो वो क्या होगा, कॉलम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। तो इसको हम एक एक करके पहले देखते हैं। सबसे पहले मैं कोड चलाता हूँ ऊपर वाला, जो कि बाय डिफॉल्ट सॉर्ट इंडेक्स कर रहा है। तो 0 1 2 3 देखें बाय डिफॉल्ट ही होता है, और एक्सिस यहाँ पे 0 गया तो इसलिए ये इसने असेंडिंग लेवल आप देखें 0 1 2 3 आ रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। अच्छा, मैं इसको कमेंट करता हूँ, इस कोड को हम चलाते हैं। तो यहाँ पे अब देखें, हमने कहा कि सॉर्ट करो इंडेक्स की मदद से, असेंडिंग कर दो फॉल्स। तो आप देखें लेबल्स देखें कॉलम रोज की, क्या होगा 4 3 2 1, ये चीज क्लियर है जी जी दोस्तों। सर। जी सर। ओके, अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, यही सेम काम मैं कॉलम वाइज करना चाह रहा हूँ। तो कॉलम वाइज करके देखते हैं। हमने कहा कि सॉर्ट करो इंडेक्स की मदद से और एक्सेस कर दो 1, क्योंकि 0 था, अब एक्सेस क्या हो गया, चेंज। तो आप देखें आईडी नेम फादर नेम आ रहा था, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। फिर जी आई एन सी, अब फिर स्मॉल के अंदर आपके जो अल्फाबेट होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर पे लाया। तो पहले तमाम कैपिटल्स जो आपके पास वैल्यूज होती है उनको सॉर्ट करता है, देन नंबर को करता है, ठीक है। तो ये इसने असेंडिंग ऑर्डर में किया। डिसेंडिंग में करना होगा तो क्या करेंगे हम, ये डिसेंडिंग में कर देगा। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम जी दोस्तों, नो सर। नो। नो। आसान। नो सर। अच्छा, अब थोड़ा सा ना हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक जो हम सॉर्ट वगैरह कर रहे थे वो सिंगल वैल्यू बल्कि सिंगल एंड लेबल की मदद से कर रहे हैं। अब मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम की बेस पे करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये ना कंडीशन आपको समझनी कब करते हैं, ये डेटा सेट आपके पास मौजूद है। मैं आपको कहूँ कि तमाम पीआईसी के जितने भी कोर्सेज थे ये सारे कोर्सेज हैं,
जितने बच्चों ने एग्जाम दिए हैं सब बच्चों का रिजल्ट एक साथ कंपाइल करो, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हो वो सबसे ऊपर आए और जिसके सबसे कम मार्क्स हो वो सबसे नीचे आए। तो मुझे कौन से कॉलम की बेस पर सॉर्ट करना चाहिए, कोई बताएगा? सर परसेंटेज। परसेंटेज पे कर सकते हैं और सर ग्रेड असेंडिंग पे भी ऑर्डर हो होगा सकता है। डिसेंडिंग? परसेंटेज पे बेस रहेगा। ओके, परसेंटेज पे बेस होगा और इसके अलावा सर ग्रेड पे भी और हो कौन सी सकता कॉलम? है। सर टोटल पे भी हो सकता है। टोटल मार्क्स पे भी हो कर सकता सकते है, हैं। टोटल पे टोटल पे सबसे बेहतर होगा। जी टोटल पे हो सकता है। अच्छा, ग्रेड पे आप कह रहे हैं ग्रेड पे हो सकता है, लेकिन ग्रेड पे एक प्रॉब्लम है। देखिए, एक है 81 वाला और एक है 95 वाला या 99 वाला, दोनों का ए प्लस है, ठीक है? तो उनको वो सॉर्ट एक साथ तो कर देगा उन रोज को, लेकिन उनका जो कंपैरिजन है वो नहीं कर पाएगा। तो हम जो सॉर्ट कर सकते हैं वो टोटल और परसेंटेज की मदद से सॉर्ट कर सकते हैं। कंडीशन आपको समझनी है। मैं आपको जो टास्क दे रहा हूं, तो मैंने कहा तो तमाम स्टूडेंट जितने बच्चों ने एग्जाम दिए हैं उनमें से जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा हो वो सबसे ऊपर हो, जिसके मार्क्स सबसे कम हो वो सबसे नीचे हो। अब देखिए मेरे टास्क चेंज हो गए, मैं आपको टास्क दूसरी दे रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूँ कि यार आप एक काम करें, तमाम कोर्सेज के अलग अलग जो यानी तमाम स्टूडेंट का डेटा एक साथ निकालें एक कोर्स के, और उनमें जिसके नंबर सबसे ज्यादा हो वो सबसे टॉप पे हो, और उस कोर्स के नंबर जिसमें सबसे ज्यादा कम हो सबसे बॉटम पे हो। तो अब क्या हो रहा है, एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर मैं आपको काम दे रहा हूं। पहले कॉलम में कह रहा हूं कोर्स की मदद से सॉर्ट करो, तो तमाम एआई के जितने स्टूडेंट एक साथ आ जाएं, सीएनसी के जितने स्टूडेंट एक साथ आ जाएं, एआईओटी के जितने स्टूडेंट एक साथ आ जाएं। और फिर सॉर्ट होने के बाद दूसरी टास्क आपको ये दी जा रही है कि जिसमें परसेंटेज जिसकी सबसे ज्यादा वो टॉप पे हो, तो फिर ये काम कर सकते हैं। तो आप ये काम भी कर सकते हैं कोर्स की मदद से, ठीक है, और फिर उसकी परसेंटेज की मदद से। अच्छा, मैं और भी आपको टास्क ये दे सकता हूँ कि मैं आपको कहूँ कि कोर्स की मदद से असेंडिंग हो, ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेड की मदद से डिसेंडिंग हो, एंड फाइनली आपकी डिसेंडिंग हो परसेंटेज की मदद से। तो आप 2 या 3 कॉलम की बेस के ऊपर भी डेटा को सॉर्ट करवा सकते हैं। तो वैल्यू सॉर्ट करवाना उसकी वैल्यू की बेस के ऊपर, ठीक है? तो कंडीशन समझ आई, कंडीशंस कब हमें जरूरत पड़ती है? कोई जी आप इसमें से एक मुझे कोई एग्जांपल बताएं कि एक कंडीशन सर ये भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा तमाम स्टूडेंट की यानी टॉप को बॉटम यानी परसेंटेज के ऊपर बताएं, ग्रेडिंग के ऊपर बताएं। आपके माइंड में इस डेटा को देख के कोई कंडीशन बन रही है? सर नेम्स पे भी बन सकती है, नैप्स में भी बन अल्फाबेटिकली सकती है, अरेंज हो। ठीक है, अल्फाबेटिकली अरेंज हो, ठीक है, सही है। तो इस तरह आपकी कंडीशंस बहुत सारी आप बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सॉर्ट हमने इंडेक्स की मदद से करना सीख लिया, अब हम कॉलम की मदद से सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट वैल्यूज, ये वैल्यूज की मदद से पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसके बाद आप लिस्ट के अंदर कॉलम का नाम, एक कॉलम है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक से ज्यादा कॉलम से तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप पास करें, कॉलम 1 कॉलम 2। असेंडिंग वही है, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, आप उसको ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं। अच्छा, फिर 2 कॉलम है या 3 कॉलम है तो आप हर कॉलम की सेम सीक्वेंस के ऊपर, तो पहले कॉलम को हमने कहा ट्रू है, दूसरे कॉलम क्या है डिसेंडिंग, जैसे कि मैं कह रहा था कोर्सेज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर हो और उनकी जो परसेंटेज है वो क्या हो डिसेंडिंग हो। तो इस तरह हम काम करवा सकते हैं। तो ये एक एक काम हम करके देखें। सबसे पहले मैंने कहा कि भाई जितने स्टूडेंट हैं वो कोर्स के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में दिए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट एआई के एक साथ है, एआई एआईओटी के अलग है, सीएनआईसी यानी सीएनसी जो है उनके अलग स्टूडेंट्स हैं। तो ये इसने सॉर्ट कर दिया, जबकि उसके अब जो लेवल्स है ना वो आगे पीछे होंगे, क्योंकि पूरी रोज की जो सीक्वेंस है उनको रीअरेंज किया जाता है। उसके बाद मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, कोर्सेज के हिसाब से डिसेंडिंग करो, तो सीएनसी से सबसे ऊपर होंगे एआईओटी एंड देन फाइनली एआई के होंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। इस वाले कॉलम की बेस के ऊपर, इनकी वैल्यूज की बेस के ऊपर रोज की जो अरेंजमेंट है, पोजीशन है, वो हम बार बार चेंज कर रहे हैं। अच्छा, फिर मैं यही सेम काम कर रहा हूं कि आप क्या करें, कोर्स और परसेंटेज, तो ये कोर्स एंड परसेंटेज की बेस के ऊपर कर रहे हैं, कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर करें एंड परसेंटेज को क्या करें डिसेंडिंग ऑर्डर, जो टास्क आपको दी जा रही थी। ये देखें, एक से ज्यादा कॉलम्स होते तो आप क्या करते हैं, ये 2 कॉलम पे, मैं 3 कॉलम पे आपको टास्क दे रहा हूं,
भाई कोर्स के हिसाब से करें, उसके बाद आप ग्रेड ले आए, एंड फाइनली परसेंटेज। तो यहाँ पे भी आप पास करेंगे, सही है। तो यहाँ पे 3 यानी उससे सॉर्ट किया, पहले कोर्सेज के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर है, फिर ग्रेड के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर है, एंड फाइनली फिर परसेंटेज के हिसाब से उसने डिसेंडिंग ऑर्डर किया होगा। तो ये बड़ी यानी आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होती है सॉर्टिंग करना, जो कि बड़ा मुश्किल तरीन काम होता है ना, जब आपको डेटा दिया जाता है, रोज दी जाती है, तो उनको बोलते हैं यार इस फॉर्म के अंदर मुझे ना डेटा अरेंज करके ला के दे। तो डेटा को अरेंज करना है तो हम उसको कहते हैं डेटा को सॉर्ट करना। डेटा आप अपनी मर्जी से अरेंज करते हैं, कॉलम्स की नाम की मदद से अरेंज करते हैं, इंडेक्स की यानी लेबल की मदद से आप करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम या कॉलम्स की मदद से आप उनको क्या करते हैं, सॉर्ट। तो ये सॉर्टिंग सिस्टम ना आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। जी, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, नॉर्मली जैसे इसको हम सॉर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर तो अगर कोई डेटा परसेंटेज वाइज अगर सॉर्ट करने के लिए अगर हमें कोई कहेगा तो वो ऐसे ही सॉर्ट होगा ना, कि जिसके ज़्यादा नंबर हों वो सबसे पहले आए और अदरवाइज नीचे आ जाए। अब नंबर ऑटोमेटिकली अगर नंबर ज़्यादा हैं तो उसका ग्रेड भी उसी तरह फॉल कर रहा है। फ़र्ज़ किया कि 80% टू 90% ए ग्रेड है, ठीक है? तो ए ग्रेड वाले ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे, तो हम टोटल के ऊपर या एवरेज के ऊपर हम उसको फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वो सबसे ऊपर फॉल करेगा। तो ये उसके आगे हम ग्रेड और ग्रेड अगर हम इसको डाल देंगे तो वो थोड़ा सा एम्बिग्युइटी नहीं आ जाएगी, कि प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये सॉर्टिंग के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेड की वैसे जरूरत नहीं है। तो हमें मैक्सिमम कोर्स की बेस पे तो हम कर सकते हैं। तो 2 के ऊपर मैं ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये कंडीशन तो नहीं बन रही, सिर्फ मैं ये दिखाना आपको चाह रहा हूँ कि आप मोर देन 2 कॉलम्स भी सॉर्टिंग का एल्गोरिथम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जी ये जस्ट ये ठीक है। दिखाने का मकसद है। बाकी तो हम मैक्सिमम जो सॉर्ट करते हैं 1 कॉलम या 2 कॉलम, बस इनफ होता है। इससे ज्यादा तो हम सॉर्टिंग का सोचते ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये अगर ये जो आपने डाटा करवाया है, ये इस चीज के अंदर हेल्प आउट कर सकता है कि जैसे आपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक मिसाल दी थी बैंक के डाटा की। अगर का डाटा आपके पास आ जाए और उसके अंदर उन्होंने मिक्स डाटा हो कि करंट अकाउंट भी है और सेविंग अकाउंट भी है, तो उसके अंदर बैलेंस भी दोनों के फॉल कर रहे होंगे। कि अगर वो ये कहते हैं कि करंट का डाटा जिस करंट अकाउंट के अंदर जिसका बैलेंस सबसे ज्यादा है वो अलहदा कर दे, और सेविंग का डाटा जिसके अंदर सबसे ज्यादा बैलेंस है वो अलहदा कर दे, वहां पे ये चीज अप्लाई हो सकती है मेरी सोच के मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत सारी जगह, ठीक है, बहुत सारी जगह के ऊपर आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपकी यानी टास्क है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक यानी उसमें से एक प्रॉब्लम है। जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच। चलिए बेस्ट है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आई लॉग और लॉग का फंक्शन होता है। आई लॉग बिल्कुल नमपाई की स्लाइसिंग जिस तरह आप नंबर्स से करते हैं तो आई लॉग का फंक्शन है, और उसके जो रो एंड कॉलम के इंडेक्स हैं उसकी मदद से करना चाहे तो लॉग का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं आई लॉग। तो हमने कहा तमाम की तमाम रोज हमें चाहिए शुरू से लेके -3 कॉलम्स तक। तो -3 टोटल, तो टोटल से पहले तक जितने कॉलम, क्योंकि लास्ट शामिल नहीं होता, तो ये सारे के सारे आपको कॉलम्स निकाल के क्या कर रहा है, स्लाइस करके ला रहा है। यही सेम काम मैं अगर किससे करना चाहता, मैं लॉग के फंक्शन से करना चाहूँ तो लॉग के फंक्शन से भी मैं कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे हम, आई की जगह सिंपल आपने लॉग कर दिया, यहाँ पे आपने कहा तमाम की तमाम आपको रोज चाहिए, एंड फाइनली मैं कह रहा हूँ कि हमें जो कॉलम चाहिए, स्टार्टिंग में बताया एंड जो कॉलम है, एंड कॉलम में बता रहा हूँ मुझे चाहिए ई कॉलम तक। तो ई कॉलम मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो आप देख सकते हैं ई कॉलम इंक्लूड होता है इसके अंदर। लॉग के अंदर आप स्टार्ट एंड जो भी चीज शामिल करते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम स्लाइस करने में? यानी देखिए, आपने डेटा को सॉर्ट किया ना, सॉर्ट करने के बाद आपसे कोई कह रहा है कि भाई मुझे सिर्फ 3 कॉलम चाहिए, या आपने डेटा सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद अभी ये जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, ये सिर्फ इसी जगह पे सॉर्ट हुआ, आपका रियल जो डेटा है ना अभी भी आप देखें वैसे ही होगा, वो सॉर्ट नहीं हुआ, ये बात आपको याद है। आपका रियल डेटा भी देखें 012 इंडेक्स पे ही है। तो हम चाह रहे हैं कि जो भी मैंने इंडेक्सिंग की है वो वाकई ही चेंज हो जाए, रियल डेटा उसके ऊपर फिजिकल जो डेटा है वो चेंज हो जाए। तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू हम पास करते हैं, तो अब आपका जो फिजिकल डेटा है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
अच्छा, जब आपने चेंज कर लिया तो आपको अब कुछ सारा डेटा, सारी वैल्यू, सारे कॉलम्स निकाल के नहीं देते। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट के सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर दे दें ताकि हम एसएमएस चला सकें कि आपकी रिजल्ट आए। तो फिर हमें वो कॉलम्स निकालना पड़ते हैं। मैं कहता हूँ हर स्टूडेंट का नाम, उसकी यानी जो कोर्स है वो कोर्स का नाम, और उसकी जो ग्रेड है और परसेंटेज है, ये चीजें मुझे निकाल के दें। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने कहा कि भाई हर स्टूडेंट का नाम डबल यानी आपकी स्क्वाड एक लिस्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कहा नेम के बाद उसके क्या होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, आपने कहा उसकी परसेंटेज होना चाहिए। एंड फाइनली उसके बाद क्या होना चाहिए, ग्रेड होना चाहिए। तो आपने एक से ज्यादा कॉलम्स निकाल के दिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप काम कर लेते हैं स्लाइसिंग सॉर्टिंग, तो आप जब आउटपुट डेटा देते हैं तो आपने कहा कि मुझे ये 5 कॉलम निकाल के दो, क्योंकि मुझे एसएमएल सारे डेटा हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देते, किसी भी मार्केटिंग या थर्ड पार्टी को हम नहीं देते। ये चीज समझ आई कि आप एक से ज्यादा कॉलम्स किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। इन प्लेस दोबारा या बता आप देंगे सर। जी, सिंपल कॉलम्स के जो नाम है ना एक लिस्ट में पास कर दें, डीएफ, और लिस्ट के अंदर एक पास कर दें कॉलम्स के नाम। तो वो कॉलम्स जो आपके यानी थे वो अपनी मर्जी से निकाल के दिया है। अच्छा, इसमें ये भी फायदा है, आप कॉलम के नाम आगे पीछे भी लिखेंगे ना कि नेम पहले आ रहा है कोर्स बाद में, तो उस सीक्वेंस से वो डेटा उठा के ले आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले कोर्स उठाओ फिर ये उठाओ, और नेम जो है ना सबसे आखिर में आना चाहिए। तो आप मैनिपुलेशन करके आप अपनी मर्जी से कॉलम्स की जो सीक्वेंस है उनको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आउटपुट एक्सेल फाइल में किसी को अगर बना के दूंगा तो उसके पास ये जाएगी। ठीक है, ये क्लियर है आप? सर ये इन प्लेस का बता दे, इन प्लेस जो आपने ट्रू किए हुए। इन प्लेस जो करता है, अपडेट या चेंज का वर्ड इस्तेमाल कर दे, चेंज। ठीक है, या फिजिकल मेमोरी। तो फिजिकल मेमोरी में जहां पे स्टोर है वहां पे जाके अपडेट करता है। तो ये इन प्लेस का काम होता है, वरना वो सिर्फ आपको रिजल्ट दिखाता था, रियल डेटा को अपडेट नहीं करता था। ओके, अब आपको कोई मल्टीपल कॉलम्स निकालने तो आप इंडेक्स आईलॉग से कर सकते हैं, या कॉलम्स के नाम की मदद से भी आप करना चाह रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ आईडी से लेके ई तक के जो कॉलम्स हैं, क्योंकि आपको सीरीज में उठाने वो आप उठा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कॉलम के नाम स्पेसिफिक सर कर दें, आई तमाम लॉग यूज कर बता दें, तो ये दीजिएगा भी एक कर दफ़ा। दें। जी जी, पूछें। सर आई लॉग बता दीजिएगा, जो -3 आपने लगाया वो काइंडली एक दफ़ा दोबारा आई लोग तो बताइएगा। सिंपल नम पाई की जो स्लाइसिंग है ना, जो नंबर दे के हम करते हैं, ये वही है। कॉमा, कॉमे से पहले नंबर ऑफ रोज बता रहे हैं, स्टार्ट एंड स्टेप, 3 चीजें होती हैं। कॉमा देखें, अब हम कॉलम्स के बता रहे हैं, स्टार्ट एंड, और इसके बाद मैं स्टेप भी बताता हूँ, याद है ना, ये काम कर रहा हूँ मैं। तो ये स्लाइसिंग है जो नम पाई में आपने पढ़ी, ठीक है। ठीक है। तो ये चीज है। तो स्लाइसिंग में जिस तरह नंपाई में करता हूँ न्यूमेरिक वैल्यू के साथ, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू के साथ हो रही है। स्लाइसिंग में अब उसके जो लेबल्स है ना उनकी मदद से करना चाह रहा हूँ, तो लेबल्स की मदद से भी आप कर सकते हैं। तो ये पांडास का बेनिफिट है। अच्छा जी, अब एक चीज नोट करें, DF1 जो है उसके अंदर आईडी नेम, फादर नेम, ये सारी चीजें हैं, और उनके सब्जेक्ट जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे हमने कलेक्ट किए हुए। लास्ट ऊपर जो आपने फार्मूला अप्लाई किया था, पहले टोटल निकाली, फिर परसेंटेज निकाली, देन ग्रेड निकाला। तो कितने सारे 3 कॉलम का इस्तेमाल, यहाँ पे 5 कॉलम की मदद से टोटल निकलता है, परसेंटेज निकलती है और ग्रेड निकलता है। तो 5 कॉलम के ऊपर आपका फंक्शन कोई अप्लाई हो रहा है। हमने क्या किया, हमने एक फार्मूला बनाया। मैं एक ही यानी फंक्शन के थ्रू ये पांचों के पांचों कॉलम के ऊपर एक साथ फार्मूला अप्लाई करूँ। अब वो कैसे हो रहा है ये देखिए। मैं कह रहा हूँ कि पहले वाले कॉलम का x1 में ये वैल्यू जाएगी यानी 99, इसी तरह x2, x3, x4, तो x5 में जा रहा होगा 94। पहले स्टूडेंट का सारा डेटा निकले और एक एक वेरिएबल के अंदर चले जाए। ये अभी फार्मूला बना रहे हैं, इसमें वैल्यू कैसे आएगी वो हम देखेंगे। फिर हम क्या कह रहे हैं कि जो भी वैल्यू आई है उनको आपस में क्या कर दें, प्लस कर दें। तो जो भी नंबर्स आए होंगे उनको वापस में क्या कर देगा, प्लस कर देगा। टोटल निकल गया। जब टोटल निकल गया, मैं मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो मैंने क्या कहा कि टोटल जो है उसको डिवाइड कर दो टोटल मार्क्स से, ऑब्टेन मार्क्स, यानी ये टोटल जो है इसको ऑब्टेन कर देता ना मैं, ताकि नाम बिल्कुल सही हो जाए। टोटल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसका, ऑब्टेन। ठीक है, ऑब्टेन हमने कर दिया, और यहाँ पे हम
अब 10 मार्क्स हो गया। अब 10 मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज निकल गए पी के अंदर। फिर हम क्या कह रहे हैं कि भाई परसेंटेज 80 से ज्यादा 70 से ज्यादा, ग्रेडिंग सिस्टम बता दिया। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने वो 5 कॉलम जैसे ऊपर निकालना सीखे हैं वो निकाल, तो 5 कॉलम कौन कौन से निकाले? ए बी सी असाइनमेंट वाले। उन 5 कॉलम के ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है? फार्मूला अप्लाई होगा लैम्डा फंक्शन। ये लैम्डा फंक्शन मैं खुद कॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर जो x निकलेगा, तो x जब निकलेगा ना वो होगा टपल। टपल में क्या होगा? एक टपल बन के पहले सब्जेक्ट के, दूसरे सब्जेक्ट के, तीसरे सब्जेक्ट, यानी ये टपल के अंदर आपके पास 99, 75, 11, 11, 94 ये टपल आया x के अंदर। हमने क्या किया, उस टपल के ऊपर एक फंक्शन जो हमने ग्रेड का बनाया वो अप्लाई किया, क्योंकि वो 5 सब्जेक्ट इसके अंदर जाएंगे, तो 5 सब्जेक्ट एक एक करके इस ग्रेड में पास होंगे। इनका जो एक्सिस है बाय डिफॉल्ट, इन टपल के ऊपर जो फंक्शन अप्लाई हो रहा था, तो हमने कहा एक्सिस टॉप टू बॉटम। नाउ एक्सिस क्या होगा जी दोस्तों? एक्सिस क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम इसने निकाल दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब आपको मोर देन 2 कॉलम्स कोई भी फार्मूला, कोई भी फंक्शन अप्लाई करना हो, कंडीशन बेस लगाते थे कि ये कोर्स हो, ये उसकी टाइमिंग हो, ये उसकी फीस हो, तो हम कहेंगे कि ये जो स्टूडेंट है ये सेशन 6 के अंदर, ठीक है, या सेशन 2 के अंदर है। तो ये कंडीशन आपको लगा। अब देखिए इन कंडीशन के अंदर 3 कॉलम का इस्तेमाल था, हमारी जो इस कंडीशन में 5 कॉलम का इस्तेमाल है कि ये चीजें हो, अब उनको सम करो, उनकी परसेंटेज निकालो और फिर उसका ग्रेड निकालो और फाइनल जो ग्रेड बने वो मुझे रिटर्न कर दो। तो 5 या 6 कॉलम को देखते हुए आपने एक डिसीजन लेना है कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, वो कैटेगरी फाइनल हम रिटर्न करवाते हैं। तो आप मोर देन 2 कॉलम्स के ऊपर या मोर देन 1 कॉलम्स के ऊपर कोई फार्मूला जैसे कि आप एक्सेल में अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टास्क ये बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर ये इसके ऊपर काम कर रहे होंगे जब डेटा साइंस के फील्ड पे जाएंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? जी दोस्तों। सर ये रिपीट समझ नहीं आया, ये डॉट अप्लाई का जो फंक्शन लगाया वो। ओके, अब देखिए इसको ना थोड़ा थोड़ा करके हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, मैं इसी को अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे हमने कहा कि जो भी डेटा आया है ना वो दिखाएं, क्या आ रहा है। ओके, फंक्शन जो हमने कॉल किया इसमें फंक्शन का नाम देना पड़ता है, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन हमने दे दिया। मैं आता दस लैम्डा एक्स अच्छा देखो, मैं इसको ना थोड़ा आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ हो क्या है। ये जब ये कोड चला ना, इस कोड से इसने निकाली है हमारे पास 5 चीजें। और 5 चीजें क्या क्या है, मैं टपल की सूरत में निकाली होंगी, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसने इससे जो रिजल्ट निकाला है वो रिजल्ट निकाला एक टपल। टपल होगा 99, 75, ठीक है, 11, 11 एंड फाइनली 94, ठीक है, ये डेटा आई। अच्छा, अब ये जब डेटा आया ना, मैं कह रहा हूँ एक एक डेटा को ना एक एक वेरिएबल में पास कर देना। तो अब ये डेटा आपके पास टपल आया, तो यहाँ पे x1, x2, x3, x4 एंड फाइनली x5, ठीक है। ये टपल आपको पता है ये इस तरह पास कर देता है। तो एक एक वेरिएबल के अंदर ये चीज प्लस हो गई। और उसके बाद अब ये x1 x2 है तो आगे की ये लॉजिक तो आपको आती है। तो यहाँ पे ये काम होने जा रहा है। अब ये चीज समझ आई। अब ये काम कैसे हो रहा है, उसके लिए हमने एक लैम्डा फंक्शन पास करते हुए परसेंटेज x का मतलब आपको पता है, जैसे कि आप प्रिंट में भी ये काम करते थे कि एक एक वैल्यू में निकालता इस तरह।
अनजिप करता, यही सेम काम मैं ऐसे भी कर सकता था। ठीक है, इसको मैं एक एक्स वेरिएबल में लेता, ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते थे। तो ये काम मैंने यहाँ पे किया है बस। अब क्लियर है ये किस तरह हुआ है? जी, किसका क्वेश्चन था ये? अगर नहीं हुआ तो मैं फिर ये क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है, चलें, ग्रेट है। अच्छा, तो ये सर, आप ना मैं बहुत आपसे एक ज्यादा जब चीज अभी ये पूछना मार्केट में इन होंगे ना, तो बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे। जी, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? सर, एक बात पूछनी थी मैंने। जी जी। जी सर, ये मुझे पूछना था कि जो लैम्डा का फंक्शन है बेसिकली हम यूज कब कब करते हैं ये? ओके, देखिए मैंने ना एक डेफिनेशन बताई थी। लैम्डा फंक्शन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। एक लाइन का फंक्शन, बिना नाम का फंक्शन, ना इससे पहले कभी हमने इस्तेमाल किया ना इसके बाद हमें इस्तेमाल करना है। तो देखिए मुझे जो फंक्शन इस्तेमाल ना, तो मुझे अभी जो लैम्डा मैंने लगाया है इस तरह पास करते हुए, एक एक वैल्यू अनजिप करते हुए पास करनी है, तो ना मैंने इससे पहले इसका इस्तेमाल था, ना इसके बाद कहीं इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और ये एक लाइन का फंक्शन है। तो इस वजह से मुझे लैम्डा फंक्शन, वरना मैं चाहता ना एक फंक्शन अलग से बनाता इसको कॉल करने के लिए, फिर उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता। तो इस वजह से मैं उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, ये काम किया। ठीक है, वरना मुझे अगर इसको करना होता तो मैं इस तरह भी करता, ए बी सी, ठीक है, स्टैटिक, एंड फाइनली उसको हम रिटर्न करवा देते जो भी, यानी आपका अनजिप हो रहा है एक एक करके। वो अनजिप तो यहाँ पे हो रहा है, तो इस वजह से, तो इस वजह से हमने ये काम करना पड़ा। ठीक है, यानी ये फंक्शन ना लैम्डा फंक्शन, इसके बाद इसका कहीं इस्तेमाल नहीं है, ना इससे पहले कहीं इस्तेमाल है, सिर्फ इसी जगह पे करना है एक लाइन के अंदर। तो इस वजह से हमने इसको लैम्डा फंक्शन में लिखा। ठीक है कंजुल, क्लियर है? कंजुल जी ईमान, जी जी सर, ठीक है, अब थैंक यू। ठीक है। तो ये काम इसका होता है। अच्छा, मैं डायरेक्टली इस तरह अप्लाई करता लैम्डा फंक्शन नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि वो टपल आ रहा है, टपल को डायरेक्टली अप्लाई करो, तो नहीं भाई, ऐसा अप्लाई नहीं होगा, लैम्डा फंक्शन लगाना पड़ेगा, उसकी जरूरत है। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये लगाना पड़ रहा है। ये एरर मैंने खुद जनरेट करवाया ताकि आपको पता हो। अनजिप वाला ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं कि अनजिप क्या होता है, किस तरह, वरना एक एक वैल्यू इस तरह हमें निकालना पड़ती। तो स्टैटिक हमने डायरेक्टली पास कर दिया, तो इस वजह से ये फायदा हो। आगे चलते हैं, मैं फंक्शन को इस तरह भी लिख सकता हूँ कि a प्लस बी को करो, और यही सेम काम मैं लैम्डा से करता हूँ, तो लैम्डा से भी यही सेम काम होता है। तो इस तरह भी आप कोड लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक डेटा सेट है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ डेटा सेट पड़ा हुआ कहाँ है। ये हमारी ये टाइमिंग है, एक पैक हम करते हैं, डेटा का फोल्डर है और ट्रेंड का फोल्डर है। ठीक है, तो ये चीज हमने एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ को लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपको पता होगा। तो हमने कहा एक फोल्डर पीछे यहाँ डेटा ट्रेंड, ये सारी इंफॉर्मेशन अब हम देखते हैं। हम पहले भी इसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो यहाँ पे डिटेल बता रहा है 891 टोटल एंट्रीज हैं, 0 से 890 तक जा रहे हैं, 12 कॉलम्स हैं, उनकी डेटा टाइप वगैरह क्या है, टोटल फ्लोट के 2 कॉलम हैं, इंटीजर के 5 हैं, एंड फाइनली ऑब्जेक्ट के आपके पास 5 हैं, इतनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। और ये डी टाइप, ये सिर्फ उनके हर कॉलम की डेटा टाइप और उसके नाम बताता है। कॉलम्स निकालने तो ये उन कॉलम्स के नाम बता रहा है। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी हर दफा जब भी हम कोई डेटा सेट लोड करते हैं, अच्छा देखिए डेटा सेट जो फाइल पड़ी हुई फिजिकल, मैं उसको कह रहा हूँ डेटा सेट, और जब वो लोड हो गई डेटा फ्रेम, तो उसको हम जब लोड करके डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी कुछ डिटेल हमें देखना पड़ती है। तो ये चंद थोड़ी सी डिटेल है, इन्फो है, डिस्क्राइब है, जिससे हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ये चीजें हैं क्या। सही है। अच्छा, अब देखें, इज नल का फंक्शन है। इस नल का फंक्शन हमें क्या बताता है, पूरी यानी हर कॉलम्स के अंदर, अभी जैसे आपको बताया ना कि यहाँ पे इन्फो वाला जो फंक्शन, तो वो क्या बता रहे हैं, कितने सेल खाली नहीं है, ऐसे ही है, कितने सेल खाली नहीं है। मैं कहता हूं कि भाई उल्टा मुझे ये बताओ कितने सेल खाली हैं हर कॉलम में। तो फिर उसके लिए हमने लॉजिक लिखी, df1 में जाओ, इस नल निकालो, और हर कॉलम के अगेंस्ट मुझे जरा काउंट तो बताओ कितने सेल खाली हैं। तो इसके अंदर एज के अंदर 177 कॉलम क्या है, सेल खाली हैं। सी कैबिन के अंदर जो है 687, एंड ई बार क्या है, ई एम बी, ई बार आपके पास क्या 2।
तो ये पूरी डिटेल मुझे पता चल गई कि हर कॉलम के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स खाली। सही, ये चीज क्लियर है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। इजनल पूरे डेटा फिल्म पे हमने अप्लाई किया। जी दोस्तों, ओके। अच्छा, मैं कहता हूँ कि अब ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप स्टैटिस्टिकल जब प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करते हैं और जब आपके पास सेल खाली होते हैं, कुछ रोज खाली होती हैं एक पर्टिकुलर कॉलम की, तो एज अ स्टैटिस्टिशियन, डेटा साइंटिस्ट हम बाद में बनते हैं, तो एज अ स्टैटिस्टिशियन कुछ रूल हमें पता है कि हम उस नल वैल्यू को, उन खाली सेल्स को फील कर सकते हैं। तो उन नल वैल्यू को या खाली वैल्यू को फील करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रिक इस्तेमाल होते हैं। वो ट्रिक क्या है कि मैं उन सेल्स को एवरेज से फील कर सकता हूँ, मैं उसको मॉड से फील कर सकता हूँ, मीन से कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन से कर सकता हूँ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अच्छा, बेहतर प्रैक्टिस ये होती है जो रिजल्ट अक्सर अच्छे आते हैं, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि फर्ज है कि इससे अच्छे आएंगे, हो सकता है मीन लगाएं उससे अच्छे आ जाए, ठीक है, हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएं उससे अच्छे आ जाए, मैक्स लगाएं उससे अच्छे आ जाए। अच्छा, तो नॉर्मली ये ऑब्जर्वेशन रही है कि आप जब मॉड से रिप्लेस करते हैं नल वैल्यू को एज अ स्टैटिस्टिशियन, उसके रिजल्ट क्या होते हैं, अच्छे आते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। फिर मैं आगे करता हूँ ये बात कि कितना हिस्सा आपका सेल खाली हो कि हम उसको फील कर सकते हैं। अब मैं कहूँ कि एक भी सेल फिल नहीं हुआ, मैं उसको किससे रिप्लेस करूंगा, या सिर्फ 5 सेल रिप्लेस, यानी उनके कॉपी पेस्ट हुए में 500 स्टूडेंट है, सिर्फ 5 स्टूडेंट के ना ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है, तो अब हर बंदे का मैं ब्लड ग्रुप अपनी मर्जी से कॉपी पेस्ट डाल दूं रैंडमली, गलत होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करें भाई, तो रूल ये कहता है कि अगर 30% तक आपके उस सेल की जो यानी वैल्यूज हैं वो फील है, तो 30% मुझे निकालना पड़ेगा ना। तो अगर 30% तक फील या उससे ज्यादा फील है, तो आप उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं मॉड से या मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपके पास है। और अगर 37 नहीं 30 और अगर 30% से कम आपके सेल्स फील हैं, तो उस कॉलम का कोई फायदा नहीं है, उसको फिर रेलिवेंट कॉलम नहीं है, उसको निकाल दें। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क कहता है कि उसको निकाले नहीं, आप उसको जीरो से रिप्लेस करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क में ये फायदा कि आप जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं नल वैल्यू को। लेकिन एज अ स्टैटिस्टिशियन जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो देन वहां पे आपको जरूरत पड़ती है कि अगर 30% से ज्यादा आपकी रोज फील हैं, तो आप उसको मॉड या दूसरी यानी जो टेक्निक है स्टेट्स की, उनसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो मुझे अब क्या निकालनी है, जो सेल भरे हुए हैं उनकी परसेंटेज निकाल। ठीक है, ये बात समझ आए, जो सेल भरे हुए। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो मैं कह रहा हूँ जो सेल भरे हुए हैं, तो वो कितने भरे हुए हैं वो परसेंटेज हमें निकालनी है। ये जो परसेंटेज निकालना है इज नल, तो ये क्या निकालना है, खाली कितने परसेंट है, तो हर सेल के अगेंस्ट कितने परसेंट खाली है, ये 19% खाली है, ठीक है, 77% खाली है। तो ये आपको सेल जो खाली उनकी परसेंटेज बता रहा है कितने सेल खाली है। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं, कितने भरे हुए होना चाहिए, 30%, तो नॉट नल इसका उल्टा बताता है कितने सेल भरे हुए। तो अगर 30% सेल भरे हुए हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे परसेंटेज निकाल, तो आप यहाँ पे देखें बिन सी बिन जो, या कैबिन, सॉरी, जो कैबिन जो है वो 22%, भाई 22% है, तो इसका मतलब है ये जो कॉलम है रिलायबल नहीं है, मैं इसको चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ। ये बात क्लियर है, ये परसेंटेज निकाली हमने कि कितने सेल खाली यानी भरे हुए हैं, उनके परसेंटेज बताओ। ठीक है, तो कैबिन जो है कितना परसेंट भरा हुआ है, 22% भरा हुआ है। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूँ 30% हो तो सही है, अदरवाइज क्या कर दो, उसको रिप्लेस कर दो, रिजल्ट अच्छे आते हैं। ओके, फाइनल हम यहाँ पे फिल्टर लगाना, फिल्टर आपने निकालना भी देख लिया। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों ने सर्वाइव किया है, उनके काउंट बताओ, उसमें से मेल कितने सर्वाइव करने वालों में से, उसमें से फीमेल कितने, कितने लोगों ने सर्वाइव नहीं किया, कितने लोग मरे, उनके टोटल बताएं, मेल एंड फीमेल बताओ। इस तरह फर्दर आप डिटेल निकाल सकते हैं। तो ये हम जरा चेक करते हैं। तो देखिए, मुझे एक स्टोरी बनाने को मिल रही है कि हमारे पास जो टोटल थे 890 यानी टेस्टिंग डेटा में, हम कह रहे हैं टाइटैनिक में वैसे 1700 के करीब या इससे ज्यादा हमारे पास वहाँ पे क्या थे, शिप के ऊपर पैसेंजर्स थे। तो हमने सिर्फ टेस्ट डेटा लिया, तो वो कम डेटा है। तो कम डेटा में अगर मैं देखता हूँ तो 890 में से जो टोटल
सरवाइव करे हैं 342, तो इसकी परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर टोटल कितने लोग मरे हैं? 549, 550 लोग मरे हैं। उसमें मेल और फीमेल की आप यानी चीजें देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज आप नोट करें कि फीमेल जो है उन्होंने ज्यादा सरवाइव किया है, मेल ने सरवाइव नहीं किया। इसकी वजूहात क्या हो सकती है? क्योंकि आप यानी वहां पे जो लोग थे, पैसेंजर थे, उनकी फैमिलीज थी, तो फैमिलीज थी अपनी बहनों को, अपनी यानी माँ और उनकी जो बच्चियां थी, उनको उन्होंने क्या किया, उनको बचाने की कोशिश की, तो अपनी जान की कुर्बानी उन्होंने दी कि हम ना बचे, हमारी फैमिलीज बच जाए। तो फीमेल को बहुत ज्यादा यानी वहां पे रेस्क्यू या उनको सपोर्ट की गई कि वो बच सकें। तो इस तरह की ना हमें कहानियां डेटा से पता चलती हैं। तो ये डेटा यानी आपको बता रहा है कि वहां पे किस तरह की चीजें गुजरी हैं। तो ये तो एक चंद डेटा मैंने निकाला है, एक चंक निकाला है छोटा सा। आप सोचें कि पूरे डेटा के ऊपर एनालिसिस करें और इसके ऊपर फिर कैगल के ऊपर कंपटीशन होते हैं कि आप एक स्टोरी बना के, एक मॉडल बना के, जो आगे की आगे चीज आने वाली हैं, हम उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आपको ये चीज पता चल रहा है कि हाँ, एक फैमिली मेंबर्स को अगर मैं एक ग्रुप में या एक जगह पे क्या नाम है एलोकेट करते हैं, पोजीशन, सीट या उनके रेसिडेंट जो भी उनके वहाँ पे यानी रूम्स वगैरह हो, तो वहाँ पे उनके बचने के चांसेस या उनके बचाने के चांसेस ज्यादा होंगे मेल फीमेल के, ठीक है। तो इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, थ्योरीज हैं, जो कि वो डेटा की बेस पर हम डिसाइड करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अच्छा, और भी फर्दर चीजें मैं आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखना चाहूंगा, क्योंकि फिर अब हम एडवांस टॉपिक की तरफ जाएंगे और वो एडवांस टॉपिक है डेटा वर्गलिंग। डेटा को आपस में ज्वाइन करना, एक कॉलम, दो कॉलम, 10 कॉलम, फिर उसके ऊपर ग्रुप बाय वगैरह लगाना। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा उसके हम डेटा वर्गलिंग सीखेंगे और ग्रुप बाय सीखेंगे। तो आप इसको स्टडी करके आना चाह रहे हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज विजुअलाइजेशन की जो आपको मैंने लाइब्रेरीज बताई हैं, वो लाजमी आपको पढ़ लें, ठीक है। तो वो लाजमी आप पढ़िएगा, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटा फ्रेम और सीरीज क्या होती है, वो हमने दोबारा से सिर्फ रिव्यू करा है ताकि जल्दी से आप गो थ्रू कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपके पास वैल्यूज काउंट वगैरह अगर नहीं थे, अगर नहीं होते तो कितनी लंबी आपको लॉजिक लिखना पड़ती थी। इस नल वगैरह के हमने फंक्शंस देखे हैं, डेटा फ्रेम्स किस तरह बना सकते हैं, कितनी टेक्निक से बना सकते हैं, वो सारी हमने टेक्निक सीखी हैं। एट्रीब्यूट वगैरह किस तरह आप डेटा फ्रेम बनाते वक्त उसके इंडेक्स, उसके कॉलम और फर्दर प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, या फिर बनाने के बाद भी उसके एट्रीब्यूट के जरिए उनकी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप टपल वगैरह बनाते हैं एक साथ ही डिफाइन करते हुए, लिस्ट से, टपल से, ठीक है, एरे से, डिक्शनरी से। तो कितने तरीकों से आप डेटा फ्रेम बना सकते हैं, वो सारी टेक्निक्स तकरीबन, ठीक है, मैं नहीं कह रहा 100% ही कर ली, तकरीबन जितने तरीकों से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं उनको हमने यहाँ पे कवर करा है, कवर करने की कोशिश की है। डेटा फ्रेम हम बनाते हैं, उनके रोज एंड कॉलम्स के नाम हम रखते हैं, इंडिविजुअल एक एक वैल्यू को निकाल के उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी है, उनको यानी गौर से देखना है, उनके ऊपर आपको एनालिसिस करनी है, सोचना है। तो वो आप यहाँ से इंडेक्स निकाल के देख सकते हैं, उनके कॉलम्स के नाम के ऊपर आप यानी देख सकते हैं, वैल्यूज निकाल के उनको आप देख सकते हैं। इन्फो पूरी डिटेल बताता है कि कितने कॉलम्स, कितनी रो, कितनी मेमोरी और हर कॉलम्स के स्पेसिफिक टाइप, काउंट्स, ये डिटेल आपको बताता है। इन्फो एंड डिस्क्राइब, ये स्टैटिस्टिकल आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल आपको बताता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, या मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप है। तो वो चीजें आपको यहाँ पता चलती हैं। एक कॉलम को निकालना, एक से ज्यादा कॉलम को निकालना, एक कॉलम की वैल्यू को अपडेट करना, एक से ज्यादा कॉलम एक साथ ऐड करना, वो सारी चीजें आप एक साथ कर सकते हैं। तो कॉलम ऐड करना, रिमूव करना, अच्छा, ऐड करने के लिए ऐड होता है DEL लिख के डिलीट, और यही सीरीज का नाम जैसे आप लिख रहे हैं ना, इस तरह ये पास कर दें तो वो कॉलम क्या हो जाता है, वो डिलीट भी हो जाता है। तो आप कोई कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, आप कोई कॉलम डिलीट भी कर सकते हैं। तो वो तो सिंपल ही है। एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, या टॉप टू बॉटम। तो आप किसी पर्टिकुलर रोज का डेटा निकालना चाह रहे हैं या पूरे कॉलम्स को निकालना चाह रहे हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर है किस तरह आप एक्सेस टॉप टू बॉटम रिमूव करते हैं या फिर लेफ्ट टू राइट रिमूव करते हैं, ये आपके ऊपर है। कुछ फंक्शंस हैं जो कि सीरीज पे अप्लाई होते हैं। यूनिक का फंक्शन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वैल्यू काउंट्स का जो फंक्शन है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये दो फंक्शंस हैं जो आपको लाजमी पता होना चाहिए। आप फिल्टर जैसे कि एक्सेल पे लगाते हैं मोर देन 2 कॉलम्स, 3 कॉलम, 5 कॉलम, तो वो आप किस तरह लगाते हैं और बैकएंड पे वो काम कैसे करता है, वो हमने पूरी टॉपिक
जी, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? रिमशा शाह, आप आई थिंक Please scroll slowly. ओके मैं सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ। अच्छा, तो हम यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ये प्रोसेस होता है कि आप पहले एक लिस्ट हासिल करते हैं बुलियन की, वो लिस्ट पास कर देते हैं डेटा फ्रेम में, तो जहाँ-जहाँ ट्रू होता है उसके अगेंस्ट हमें रोज़ मिल जाती हैं। तो एक से ज़्यादा हो तो वो एक से ज़्यादा किस तरह प्रोसेस हुआ कि पहले की ट्रू एंड फॉल्स आई, दूसरे की ट्रू फॉल्स आई, उनके ऊपर एंड ऑपरेटर अप्लाई होके एक नई ट्रू एंड फॉल्स आई, देन उसको हम फाइनली पास करते हैं। तो सिर्फ वही रोज़ जहाँ पे ट्रू लिखा होता है वोट के आती हैं, बाकी फॉल्स वाली कोई भी एक वोट के नहीं आती। आप डेटा फ्रेम आप दोबारा खुद बनाते हैं, मैप का फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक्सिस्टिंग कोई आपके पास वैल्यूज़ हैं, उनको रिप्लेस करना है किसी भी दूसरी वैल्यू से। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने दी कि वेक्टराइज़ेशन हमें करना पड़ती है, तो इस वजह से हम ये काम करते हैं। अदरवाइज़ आपकी वैल्यू को आप किसी भी टेक्स्ट वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं मैप के फंक्शन के थ्रू। तो मैप का फंक्शन है, अगर मैप का फंक्शन नहीं होता तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या मोर देन आपके पास डायनामिक कॉलम्स आ रहे हैं, कॉर्ड्स आ रहे हैं, तो जितने कॉलम्स हैं हर कॉलम्स का नाम रिप्लेस हो जाए उसके इंडेक्स नंबर से, तो वो काम भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। या आप हार्ड कोडेड करना चाह रहे हैं, हार्ड कोडेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई का फंक्शन आपने लगाया, अप्लाई का फंक्शन कैसे काम करता है ये आपको पता चल गया, जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा लॉजिक लगा सकते हैं और यानी कंडीशनल बेस यानी आप कोई वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। फिर हम मैप के फंक्शन पे वो हार्ड कोडिंग हमने पास किया है, डिक्शनरी मार्कशीट हम बना रहे हैं। कॉनकैटिनेट कॉपी पेस्ट वाला ही काम है, लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम कॉपी पेस्ट, एक्सेस 0, लेफ्ट टू राइट कॉपी पेस्ट, आपका एक्सेस 1। तो ये कॉपी पेस्ट वाला काम होता है, दोनों को कॉपी पेस्ट करके एक नया डेटा फ्रेम, एक नई शीट बनाता है, जो कि हमने एक्सेल पे करके देखी। टोटल, परसेंटेज एंड ग्रेड आपको अलग-अलग निकालना पड़ लेते हैं, तो आपने अलग-अलग करते हुए फंक्शन अप्लाई किया, बन गई, डिटेल हमारे पास आ गई। अच्छा, फिर सॉर्ट करना इंडेक्स की मदद, इंडेक्स हम रो को भी कहते हैं, इंडेक्स हम कॉलम को भी कहते हैं। तो कॉलम वाइज सॉर्ट करना या रो वाइज सॉर्ट करना, तो रो का जो एक्सेस होता है 0 होता है, कॉलम का जो एक्सेस होता है वो 1 होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। मसूद, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी, सर मेरा क्वेश्चन ये था, जी, क्वार्टर 1 में जब हम पढ़ रहे थे ना, तो डेटा साइंस के हवाले से हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी उसकी कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस वगैरह भी उसके अंदर होता है कुछ। तो अभी बिल्कुल। इस सेक्शन के अंदर या इस क्वार्टर के अंदर हम कुछ प्रेडिक्टिव एनालिसिस के ऊपर कुछ पढ़ रहे होंगे? जैसे आपने बताया कि हम अभी आगे जाके कुछ और भी एप्लीकेशन देख रहे होंगे डेटा साइंस के ऊपर। तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस पे कुछ अगर होगा तो ज़रा काइंडली उसमें बता दीजिए। बिल्कुल मसूद, हम प्रेडिक्टिव ही करवाएंगे। नेक्स्ट जो यानी पांडास के बाद हमारा टॉपिक है वो मॉडल ट्रेनिंग है न्यूरल नेटवर्क के जरिए। तो वो प्रिडिक्शन करके बता रहा होगा, जैसे कि आपके पास रिग्रेशन है कि आपने कोई भी पास वैल्यू दी, उससे उसने लर्निंग की, अब फिर हम उसको कोई नई वैल्यू देते हैं तो उसको प्रिडिक्शन करके हमें बताएगा। तो प्रिडिक्टिंग एनालिसिस हम करेंगे, लाजमी करेंगे। डेटा साइंस का पर्पस ही हमारा ये है कि हम आगे की चीजें प्रिडिक्ट करके देख रहे होंगे और उसकी एक्यूरेसी वगैरह बेस्ड ऑन हमारे पास जो प्रीवियस डेटा है। ठीक है, अच्छा, तो ये इसमें करेंगे लाजमी। एक सवाल और था। मैंने क्वार्टर 1 के अंदर ही ना कुछ एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था इसी हवाले से। तो बस वो कुछ अंडरस्टैंड डेवलप नहीं कर पाया कि मतलब वो होता क्या है। मतलब मैंने मतलब उसमें जैसे जैसे आपने रेफर किया था ना केगल के ऊपर भी, और वेब के ऊपर ही मैंने काफ़ी मतलब वीडियोस वगैरह देखी थी। तो मेरे पास जो डेटा था मैंने उसमें कुछ ड्राइव तो किए हैं कि वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस किया क्या, लेकिन उससे मैं कुछ मतलब जैसे आप कहते हैं ना स्टोरीज वो जनरेट कर देता है, मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर पाया। तो अगर बाद में अगर क्लास के ऑफलाइन या अगर मैं आपसे कुछ अगर हेल्प लेना चाहूँ, अगर आप उसमें कुछ गाइड कर सकें तो थोड़ा सा होगा कि मैं उस वो जो चीज़ कर रहा था उसमें आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर देंगे तो मैं कुछ आगे उस पर काम कर सकूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, आप मुझे यानी स्लैक के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें। तो अच्छा, मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं लाजमी रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू। बस आप ऑडियो आपका जो मैसेज है ना वो छोड़ दिएगा, मैं दैन उसको सुन के जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं लाजमी उसके अगेंस्ट रिप्लाई आपको करूंगा। चलो अच्छा, थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम। तो हम सॉर्ट कर सकते हैं रो वाइज कॉलम वाइज, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रो वाइज करना है तो 0 एक्सिस, कॉलम वाइज करना है तो 1 एक्सिस, ये आपको आना चाहिए। आप एक कॉलम या 2 कॉलम या 3 कॉलम की बेस के ऊपर भी सॉर्ट कर सकते हैं, और उसकी एग्जाम्पल हमने बहुत सारी देखी कि भाई स्टूडेंट जो सैम कोर्स के हैं उनको पहले सॉर्ट करें, फिर उनकी सबसे ज्यादा मार्क्स जो है उनको आप सॉर्ट करें। तो इस तरह करते हुए आप क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग का एल्गोरिथम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आगे हम अगर चलते हैं
एक कॉलम की बेस पे असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं, 2 कॉलम की बेस पे एक कॉलम असेंडिंग है, दूसरा कॉलम डिसेंडिंग है, तो ये भी हम कर सकते हैं। इन प्लेस जब हम लगाते हैं तो फिजिकल डेटा आपका चेंज होता है, अदरवाइज वो सिर्फ इसी जगह रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है, आपका रियल डेटा चेंज नहीं होता, सॉर्ट नहीं होता। तो आपको अगर फिजिकल डेटा चेंज करना तो इन प्लेस ट्रू लाजमी लगाना पड़ेगा। मोर देन 1 कॉलम एक साथ निकालना, उनकी सीक्वेंस आगे पीछे करनी है, तो लिस्ट के अंदर उन कॉलम्स के नाम पास कर दें डेटा फ्रेम के अंदर, तो वो कॉलम्स निकाल के लिए आएगा। आपको स्लाइसिंग करनी है बिल्कुल numpy नंबर्स की तरह ही, तो आप iloc का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और उसके जो लेबल्स हैं रोज एंड कॉलम्स का उसकी मदद से करनी है तो लॉक का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये किस तरह जिप वगैरह होता है, किस तरह ये फंक्शन अप्लाई हुआ, तो एक ही कॉलम के अंदर 5 कॉलम के ऊपर एक साथ एक फार्मूला अगर आपको अप्लाई करना हो, 2 या 2 से ज्यादा कॉलम पे एक से ज्यादा फार्मूला, 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स के ऊपर एक फार्मूला अगर आपको अप्लाई करना है, तो फिर आप यालिफ प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। डायरेक्टली पास नहीं कर सकते, लैम्डा फंक्शन लगाना पड़ता है। डेटा को लोड करना, उसको इन्फो सम, ये परसेंटेज वगैरह निकालने में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताइए, जो स्टैटिस्टिशियन के तौर पे मैं देखता हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर 30% से ज्यादा आपकी वैल्यू फील है या 30 तक आपकी फील है, तो इसका मतलब है ये गुड डेटा है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस कॉलम के यूटिलाइज कर सकते हैं। और ज्यादातर रिप्लेसमेंट हम जो करते हैं एज अ स्टैटिस्टिशियन, तो वो हम करते हैं मॉड की मदद से। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मॉड की मदद से ही हमेशा अच्छे रिजल्ट आते हैं, बाज़ औक़ात एवरेज, मीन, मैक्स, तो ये टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम नल वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। फिर स्लाइसिंग करके थोड़ी-सी स्टोरी आपको बनाना आना चाहिए। जब भी आप एनालिसिस करें, तो एनालिसिस करके सिर्फ नंबर्स निकाल के किसी को दे दें, नहीं। आपने जो नंबर्स निकाले उससे कोई स्टोरी बिल्ड हो रही है, वो स्टोरी आपको फाइंड करनी है, देन वो स्टोरी आपको बताएं, तो आप डेटा साइंटिस्ट हैं। सिर्फ नंबर निकाल के दे दें तो भाई ये तो बीआई टीम भी काम करती है। मैं किसी एक बच्चे को लगा दूं एक्सेल के ऊपर, या ये नंबर निकाल के दे दो, वो भी ये काम कर लेता है। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट आप जब नंबर निकालते हैं, आप पूरी एक स्टोरी देख रहे होते हैं, डेटा क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसकी स्टोरी क्या बिल्ड हो, तो वो स्टोरी आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो एज अ डेटा साइंटिस्ट मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ कमांड अच्छी ना हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये बहुत अच्छा होना जरूरी है। जी दोस्तों, और कोई फर्दर सवाल आज की क्लास से रेलेवेंट? सर, जो ये हम नल वैल्यूज को फिल करते हैं, अगर हमारे पास कोई एक कॉलम है जहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, तो हम उसका मीन कैसे निकालेंगे और फिल कैसे करेंगे? इसका मॉड तो है ना, हाँ, ये सर मॉड मोड है। तो मैं ओके। ये कह रहा हूँ मॉड बेहतर होता है बाजू। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क में भाई 0 से रिप्लेस कर दो। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं थोड़ी गाइडलाइन लेना चाह रहा था कि ये जो आपकी क्लासेस वगैरह इनकी रिकॉर्डेड वीडियोस है, वेयर विल यू कैन गेट इट डन? यार रिकॉर्डेड वीडियो देखो, ऑफिशियली कोई भी टीचर अपनी रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता, तो आप लोग अगर अपने हैंड से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपने ग्रुप बनाए हुए हैं, तो काफी बच्चों ने डाले हुए स्लैक वगैरह के ऊपर, तो आप अपने हैंड से अपने रिकॉर्ड वगैरह करके आप लोग यूज कर सकते हैं, तो मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसका। असल में सर वो मुझसे ये समझ लें कि मेरी मिसकम्युनिकेशन समझ लें, जो भी है वो मेरे कुछ आपके जो अर्ली लेक्चर्स हैं उनकी वो मैं अटेंड ही नहीं कर सका। आज मेरा मेरे ख्याल सेकंड लेक्चर आपका वो जो पहले मिस हो गया, मैं चाह रहा था कि वो जरा मुझे मिल जाते सारे। अच्छा देखिए भाई, ग्रुप में अगर कोई बच्चा है जिसके पास है, तो वो लिंक वगैरह चैट के अंदर शेयर कर दें, ताकि इनको वो वीडियोस वगैरह मिल जाए, तो चैट के अंदर देख लें, किसी ना किसी बच्चे ने आपको प्रोवाइड कर देगा, तो एवरीवन आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक किसी यू के वेरी पास मच। अगर लिंक है तमाम रिकॉर्डिंग का और आज की रिकॉर्डिंग का, तो वो शेयर कर लें प्लीज। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक जी, यू, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन भी करना चाह रहे हैं? सर ये आज सर का लेक्चर जरा कहीं अपलोड कर देगा, तो जो एग्जाम्पल्स दी हुए हैं प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, कोई भी टीचर नहीं कर सकता। नहीं सर, ये जुपिटर की फाइल जो है। हाँ, ये तो मैं करूंगा, डेटा तो लाजमी करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है, तो बस वो यही उसकी चाहिए। दिक्कत है, मैं कर दूंगा, इस पे प्रैक्टिस नहीं। कर लेंगे जो आपने कराई। यार तुम सही बोल रहे हो, मैं हाथों हाथ ही मैं इसको कर देता हूँ। थैंक यू सर। सर तो काइंडली मुझे आप ये अलाउ किया करें तो हम इधर से रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो होती है Zoom पे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ना थर्ड पार्टी टूल्स आते हैं, वो टूल्स आपको फाइंड करना पड़ेंगे, तो आप उससे कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये ना अभी क्लास के बाद ना मैं इसको यानी पुश कर दूंगा, तो आपको यानी 5 बजे तक ये पुश मिल जाएगा।
ठीक है, तो 5 बजे तक मैं इसको गिट के ऊपर पुश कर दूंगा। जी फर्दर साकिब अली, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? साकिब, अच्छा फर्दर जो भी क्वेश्चन करना चाह रहा है वो कर सकता है। जी सर, मैं चाहूंगा वो मैंने ये पूछना था कि मैं इधर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहूंगा रमशा आप हेलो मौजूद हैं? रमशा, सर साकिब। जी सर। अच्छा रमशा आप यानी 10 मिनट के लिए यानी क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगी, तो इसको जरा आप देख लें, ठीक है? तो साकिब आपके जो क्वेश्चन है उन पे यानी रिप्लाई रमशा करेंगे। मैं क्लास में मौजूद हूँ। जी फर्दर क्वेश्चन आप लोग करें, रमशा उनके रिप्लाई करेंगे। जी मैम, मैंने ये पूछना था, मैं ना इस पाइथन में बिगिनर हूँ, तो वो ये जो क्लासेस हो रही हैं पांडास की, नाम पाए कि मुझे समझ आ गई, मैंने उसकी वो वीडियोस देखी ऑनलाइन लेक्चर की, तो ये ना मुझे इतनी खास कोई समझ नहीं आ रही, तो मुझे ना कोई गाइडलाइन दे कि मैं तो जो स्टडी मटेरियल है वो स्टडी करूँ, तो मैं जो है ना वो बराबर आ जाऊँ लोगों के, जो मुझे भी चीज़ें समझ आ रही हैं। हेलो, आई गेस मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, सो मैं आपके क्वेश्चन ही ले सकी। कैन यू प्लीज रिपीट? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम पूछना था कि मैं ना बिगिनर हूँ इस मामले में, पाइथन और पांडाल। सही। हेलो मैम, आवाज आ जी रही जी है? जी